अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदीद। नाजरीन, इस वक्त नून लीग शदीद गम और गुस्से में है। नून लीग को यह लग रहा है जो मिठाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मांगी ही नहीं थी, उनको जबरदस्ती दे दी गई है। और नून लीग को इस बात का भी शदीद दुख है कि इद्दत में निकाह केस में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया है। यके बाद दीगरे अदालत की तरफ से 2 केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी फतेह के बाद नवाज शरीफ ने पार्टी ओहदेदारान को मरी में बुला लिया है। पाकिस्तान के दाखिली, खारजी, मुआशी और सियासी मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी और पार्टी गाइडलाइन से आगाह किया जाएगा। आज के इस प्रोग्राम में हमारे पैनलिस्ट में मौजूद होंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उस्मा कारदार साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। और हमारे साथ मौजूद होंगी सीनियर माहिर कानून हैं और कड़ी नजर रखती हैं हालात हाजरा पर नाहिद बेग साहिबा। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उस्मा कारदार साहिबा, आपसे शुरू करना चाहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको चारों शाने चित कर दिया है। आप जिस बात का क्लेम कर रहे थे कि कौमे यूथ झूठ बोलती है, कौमे यूथ रिसर्च नहीं करती, कौमे यूथ के तमाम केसेस में उनको सजाएं मिलेंगी और अपील भी मुस्तरद होगी और बुशरा बीबी और इमरान खान की सजा 7-7 साल की बरकरार रहेगी। अदालत ने तो क्लीन चिट दे दी और ऑर्डर जारी कर दिया कि दोनों को बरी कर दिया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो जी हक्का बक्का है। ये जो फैसला है दूर दूर तक इसमें ना तो कोई आईन नजर आ रहा है, ना हमें कोई कानून नजर आ रहा है, सिर्फ हमें सियासत नजर आ रही है। और हमने वो भी देखा कि पीछे सारी ये जो आपने सोशल मीडिया पे देखा कि किस टाइप से इन्होंने घटिया कैंपेन चलाई सब जजेस के खिलाफ। और ये शहबाज गिल क्या हो गया, ये मुईद पीरजादा, इन्होंने कहा कि पढ़ जाओ, इनकी फैमिली के पीछे पड़ जाओ, इनको बैठने ना देना, इनको इतना जलील करो कि ये डर के तो फिर ये ब्लैकमेल हो जाए। तो आपके सामने एक चीज आ गई है कि जो बीच में पिटिशनर ही नहीं, जो फरीक ही नहीं वो उनको रिलीफ दे दिया है। नहीं मैम, देखिए तीन रुख हो सकते थे ना। ये बताएं कौन सा कायदा है, कौन सा कानून है जिसके मुताबिक ये केस ठीक है। मैम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे ये फरमाइएगा, इस सिक्के के 3 रुख थे। नंबर 1 सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें मिलती, नंबर 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें मिलती, नंबर 3 किसी को भी ना सीटें मिलती। आप क्यों उम्मीद लगाए बैठे थे? देखिए बात सर ये है, हमें कोई किसी किस्म की उम्मीद नहीं थी। हम तो जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया और उन्होंने आईन और अपना इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 की रोशनी में उन्होंने फैसला किया, क्योंकि ये सिचुएशन नई थी, इस पे आईन बिल्कुल खामोश था। तो जो उन्होंने फैसला किया और उन्होंने अपने कवायद और ज़वाबित को देखते हुए फैसला किया, ठीक। और उसके बाद ये सीटें जो है हमें मिल गई। फिर 6 मई को जब ये रिवर्स हुआ था तो वो उस फैसले के मुताबिक हमारी सारी जो एमपीएज आई थी इस कोटे पे वो सब चली गई। तो हमने तो ना पहले कोई बात की ना बाद में कोई बात की, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हर जो इदारा है वो अपने हदूद में अगर रह के काम करे। ये तशरीह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, ये कानून साजी करने के लिए नहीं है। अच्छा मैम आपने बड़ी मानी खेज लाइन बोली, आपने बड़ी मानी खेज लाइन बोली, ये सियासी फैसला है। कहा जाता था अभी तक इस फैसले से पहले, यानी जो बेसिकली मखसूस नशिस्तों का फैसला आया उससे पहले तक ये कहा जाता था, आप पे ये इल्जाम भी आयद किया जाता था कि आपके हक में ज्यादा फैसले आएंगे जब तक मौजूदा चीफ जस्टिस साहब मौजूद हैं। तो अब जब एक फैसला उन्होंने तो शायद इसमें आपके हक में ही फैसला दिया, 8/5 से ये फैसला आया और आप अभी से कहना शुरू हो गई इसमें आयन कानून नहीं नजर आ रहा, ये गलत फैसला और ये एक सियासी फैसला है। अदालत कैसे कोई सियासी फैसला दे सकती है? वो इसलिए देती है क्योंकि ये आप सोशल मीडिया पे इनकी ऐसी की तैसी फेर देते हैं। आपको चीफ जस्टिस ने खुद नहीं कहा कि मुझे जिस तरीके से ये लोग गालियां देते हैं वो पूरी दुनिया के सामने इनका वतीरा है। ये तो ऐसे ही करते हैं।
ये जब इनकी कोई भी इनका केस लगता है तो ये प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं। देखिए ये 51 और 106 आर्टिकल आप पढ़े, वो बिल्कुल इसको निगेट करते हैं इस फैसले को। वो इसको या तो आप कह दें कि जी आईन एक कागज का पुर्जा है, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दें। अगर आपने ये कहना है तो ठीक है, फिर आप जो मर्जी फैसले करते रहे, लेकिन असूलन फैसला ये आना चाहिए था क्योंकि आईन चूंकि इस सिचुएशन में खामोश है, ये मामला जज हजरात जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के, मैं इज्जत करती हूँ उनकी, उनको वापस पार्लियामेंट में भेजना चाहिए था। वापस पार्लियामेंट में भेजते और कहते कि जी आप इस पे आईन साजी करें, फिर जो पार्लियामेंट उस पे आईन साजी करती उसके मुताबिक फैसला हो जाता। ये तो अपनी हदूद से बिल्कुल पार कर गए ना हर चीज। उस्मा कारदा साहबा, एक चीज तो वाज़ेह हो गई, एक मैम एक बात बड़ी वाज़ेह हो रही है कि आप जहनी शिकस्त, नफ्सियाती शिकस्त मान चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप सोशली तो बहुत कमजोर हैं और उन्होंने आपको नफ्सियाती तौर पे हरा दिया है। आपसे वो कंपेन्स नहीं चलती, जबकि आपके मुताबिक आप सच्चे भी हैं। वो झूठे होके कंपेन्स चला के, प्रेशर डाल के और अपने हक में फैसले करवा लेते हैं। जी देखिए, बिल्कुल हमारा वो कल्चर नहीं है, हम गाली गलौज में बिलीव नहीं करते हैं। हम पूरी कौम को जिस तरह से इन्होंने पोलराइज किया है, जिस तरह ये इदारों की तहजीक करते हैं, ये पूरी दुनिया में इदारों को बदनाम करते हैं, ये हमारा वतीरा नहीं है। हम पाकिस्तान जो है वो हमारे दिलो जान में हमें प्यारा है और हम हमेशा उसकी इज्जत जो है वो अपनी जान के साथ लगा के रखते हैं। इन्होंने तो पूरी दुनिया में उछाली है इज्जत पाकिस्तान की। ठीक, उस्मा कारदा साहबा आपने साथ ही रहना, नाहिद बेग साहबा से वर्डिक्ट ले लेते हैं। ये देखिए बात सुने, आप ये समझ रहे शिकस्त कोई नहीं है। शिकस्त किस तरह की है? हमारा 208 हमारे नंबर है नेशनल असेंबली में, हमारी हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब में हमारी जो है वो अक्सरियत से हमारी हुकूमत है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंध में और बलूचिस्तान में तो वैसे ही कोई नहीं फर्क पड़ता था, और केपी में तो इनकी हुकूमत है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम चाहते हैं कि इंसाफ तो होता नजर आए ना, मतलब इदारे अपने हदूद में तो रह के फैसले करें। हमें देखें जब डीसीट किया गया था, मैम आप खुश फहमी में मुब्तला नहीं है। आप कह रही हैं 208 है, वो तो टोटल हुकूमती इत्तेहाद पीडीएम 2 मिलके होता है। अगर 68 सीट्स निकाल दी जाएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और उसके बाद 21 एमक्यूएम की निकाल दी जाएं और जेयूआई फेक की 8 निकाल दी जाएं और मुस्लिम लीग काफ की 5 निकाल दी जाएं, आप कहां स्टैंड कर रही हैं? नहीं तो आप क्या निकालने के दर पे पड़े हुए हैं? आपको कोई निकलती हुई नजर आ रही है? कमाल हो गई है। देखिए ना, जब 116 का नंबर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मैम आप जब 116 का नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो जाएगा और आप खड़े होंगे नेशनल असेंबली में 108 पे, तो फिर जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पहले ही आपसे नाराज है। सदर आसफ अली जरदारी इसी हफ्ते में लाहौर में आई और मरियम नवाज साहिबा उनका इस्तकबाल करने नहीं गई। मतलब आपने गालिबन वो शर्जील मेमन का कल नहीं सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस तरह से उन्होंने इस फैसले के मुतालिक बात की है। ये गुड टू सी यू वाला फैसला है, ये बुलडोज करके फैसला आया है, ये बाकियात है सारी साकिब निसार की। नहीं, वो तो जाहिर है अपने अपने फायदे के लिए मैम हर कोई फायर कर रहा है, बट एट द सेम टाइम जो मैंने सवाल किया है, सदर आसफ अली जरदारी को मरियम नवाज साहबा वेलकम करने क्यों नहीं गई? क्यों, कोई जरूरी तो नहीं था उनको वेलकम करने के लिए। गवर्नर होता है, गवर्नर इज सपोज्ड टू वेलकम। हाँ, उन्होंने तो वैसे घुटनों को हाथ लगा के वेलकम किया, वो तो मतलब कमाल है। बट एट द सेम टाइम आप नहीं समझती कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाती है, जिस तरह सोशली तो उन्होंने हरा दिया आपको और आपने मान भी लिया। नहीं तो नसीर साहब, फिर आप गाली गलौज, अगर आपको बड़ी पसंद है, बड़े खुश होते हैं गाली गलौज से, लोगों की इज्जतें उछालने से, झूठ की फैक्ट्रियां लगाने से। आपने अभी मुझे प्रोग्राम से पहले कहा कि आप फारिग हो गई हैं, तो जब अगर झूठ कोई आपने बिलीव करना है तो ठीक है, वो हमसे बहुत आगे। नहीं मैम, मैं तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर सारे दे रहा हूं। आपके मुताबिक शायद सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही पता है रिसर्च क्या होती है। मैंने तो आपको बता दिया कि आप 68 पे खड़े हुए हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त आपके हाथ से निकलती है, फिर आप बिल्कुल मतलब धड़न तख्ता हो रहे हैं। अगर आपको एमक्यूएम छोड़ती है तब भी आप धड़न तख्ता हो रहे हैं। साहब चिल करें, जब वहां बात पहुंचेगी ना तो फिर बात करेंगे।
ऐसे कबल वक्त बातें जो है मफरूजों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी कहते रहे। ठीक है मैम, आपके दोबारा आपके पास आता हूं। नाहिद बेग साहबा, उज़मा कारदार साहिबा जिस तरह कह रही हैं कि वो झूठ की सियासत है, वो इल्जाम की सियासत है, नाहिद बेग साहबा इन दोनों फैसलों को लेके आप इन फ्यूचर क्या देख रही हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो बिल्कुल दीवार के साथ लगी हुई है पॉलिटिकली। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले तो ये जो इद्दत केस हुआ है आज पूरे पाकिस्तान में और हमारी अदलिया ने जो बहुत देर से किया, इसको पहले कर देना चाहिए था। ये कोई केस नहीं था, ये मैलाफाइड इंटेंशंस थी और इसमें कुरान और सुन्नत और जितने हमारे आलिम दीन और जितने हमारे ये उल्मा हैं, इनका भी जो बयान दिया गया है और उसके ऊपर अमल नहीं किया था, ये बहुत देर से किया। इसमें औरत की सिर्फ गवाही, औरत की स्टेटमेंट ही काफी होती है कि उसने इद्दत कर ली है या नहीं कर ली। इसको जिस तरह उछाला गया है, इसके साथ जो है बहुत सारे असरात जो है पाकिस्तान में जितनी खवातीन है वो उनके ऊपर जो है मुरतब होने थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस फैसले से हम खवातीन को फायदा हुआ है, हम खवातीन की इज्जत बच गई है और हम खवातीन के जितने भी मसाइल थे उसको जो है कर्टेल हो गए हैं। नहीं बेग साहबा, जो उज़मा कारदार साहबा का वर्डिक्ट था, पहले मेरी बात सुन लें। जो पाकिस्तान में ये होना था कि किसी खातून ने कहना था मुझे खुला हो गई है या मुझे तलाक हो गई है, वो सुन लेती है और उसकी अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई है, लेकिन खवातीन अगर ये कह दें कोई आके जज साहब के सामने ऑन ओथ तस्मिया हलफ लेके कि भाई मेरी इद्दत पूरी हो गई है या मुझे इस इंसान ने जो है 3 दफा तलाक प्रोनाउंस कर दी हुई है, तो उसको जो है हकीकी और ट्रू मायने में उसको एक लीगल स्टेटमेंट माना जाता है। ये उछाला गया है एक औरत की इज्जत को, एक पाकिस्तानी औरत को, एक पाकिस्तानी औरतों के जो हकूक है उनको भी उछाला गया है। इस तरह तो कोई भी खातून है वो कहेगी मुझे तलाक दे दी थी, तो 6 साल बाद 8 साल बाद को उसका एक्स हस्बैंड आके तो कह दे कि जी मैंने तो नहीं दी थी, इसने जो आगे निकाह किया है वो हराम किया है, ये तो गलत है। इस तरह पता है आपको जो बच्चों के ऊपर असरात होने थे, जो फैमिली जो यूनिट है हमारे पाकिस्तान का, हमारे मजहब में जो लिखा गया है उसकी कितनी तौहीन होनी थी। तो ये एक फैसला जो कलअदम करार दिया गया है, बहुत अच्छा फैसला आया। पहले तो मैं सब खवातीन को, स्पेशली ह्यूमन राइट्स वालों को भी, और बुशरा जो इमरान खान की मिसेज है उनको भी मुबारकबाद हो कि ये एक चीज तो खत्म हो गई जिससे हम खवातीन जो है हमारे पे अटैक हो रहा था। और खबर मानिका के ऊपर जो है ना ये मुकदमा होना चाहिए कि उसने किस तरह डिफेम किया है एक मुल्क के सियासी आदमी को, एक उसकी बीवी को और हम खवातीन को, जो आ जाती हैं अपने इंसाफ लेने के लिए, और अदालत के अलावा हम लोगों के पास और कोई आसरा नहीं होता। अल्लाह के बाद सिर्फ अदालत होती है खवातीन के पास, जहां वो अपने हकूक लेने के लिए जाती हैं। अब अगला सवाल मुझसे पूछे जो आप पूछ रहे थे। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि उज़मा कारदार साहिबा का वर्डिक्ट था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पगड़ियां उछालती है, इज्जत उछालती है, कौमें यूथ गलत इंटरप्रेट करती है, अवाम को गलत गाइड करती है। अब इद्दत में निकाह केस में बस इतना ही काफी है। उज़मा कारदार साहिबा जो है माशाल्लाह वो कल की बच्ची तो नहीं है, कोई छोटी सी नौजवान या आज तो नहीं सियासत में आई, ये एक मंझी हुई सियासतदान है और इन्होंने अपनी तालीम और हर चीज और नौजवानी किस पार्टी में गुजारी है। अगर उस पार्टी में ये काम होता था तो इन्होंने क्यों अपनी सारी जवानी, अपनी सारी मेहनत वहां पे गुजारी? वहां से क्या ये फल लेने जाती थी या अपना नाम इनको कौन जानता था? ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाउंडर मेंबर्स में आती हैं, ये तो शुरू से उस सियासत में थी। वहीं पे स्पेशल जो है वो सीटों के ऊपर ये हमेशा जो है इन्होंने सियासत की है, इनको कौन जानता था? तो कई चेहरे ऐसे हैं उन खवातीन के, मर्दों के, जो सिर्फ पीटीआई की वजह से सियासत में हैं और सियासत में जाने जाते हैं। आप लेटेस्ट एग्जांपल ले लें आयशा गुलालाई की, कौन उसको अब जानता है? उसको, वो तो सिर्फ पीटीआई की वजह से उसको जाना जाता था। इसी तरह आप एग्जाम्पल ले लें ये फवाद चौधरी को, एक वोट नहीं उसको पड़ा, उसको कौन जानता है? झेलम में उसको पीटीआई की वजह से मिलते थे। इसी तरह बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो सिर्फ नून लीग की वजह से जानी जाती हैं, कुछ पीपल्स पार्टी की वजह से जानी जाती हैं, जिनकी अपनी शिनाख्त कोई खास नहीं होती है। माँ सिवाय उनके जैसे बेनजीर भुट्टो साहिबा है माशाल्लाह, उनका एक मुकाम था, एक लीडरशिप थी। इसी तरह सायरा अफजल तारड़ है, वो खुद जनरल इलेक्शन में लड़ के आती है। फिर दोस्त आशिक अवान है,
इसी तरह ये सिंध में हमारी कुछ शैला रजा है, या ये क्या नाम है इनका, मारवी साहिबा है और नफीसा शाह साहिबा है। तो खवातीन जो जनरल इलेक्शन लड़के आती हैं उनकी अपना एक मुकाम होता है, वोट बैंक होता है, वो मोहताज नहीं होती हैं इनकी ये जो पार्टीज की हैं। तो ये तो खुद इन्होंने कभी इलेक्शन लड़ा नहीं है, ये तो हमेशा आई है एक रिजर्व सीट पे, और इनकी शिनाख्त बनी थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से। तो अपने ही घर से जिससे इन्होंने खाया पिया और ये बड़ी हुई है वहीं पे ये थूक रही हैं। इज दिस द वे? ये ऐसे होते हैं सियासतदान? फिर दूसरी बात ये कहती है ना कि वो गालम गलोच करते हैं, कुछ करते हैं, तो जिस पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया है इनको पता नहीं है ख्वाजा आसिफ ने क्या किया था। एक सीनियर कानून वो सियासतदान थी शीरी मजारी, उनको ट्रैक्टर ट्रॉली कह दिया। फवाद चौधरी को उन्होंने किसी जानवर से तशबीह दे दी। किसी और के साथ इस तरह गलत जो नामुनासिब नॉन पार्लियामेंट्री जो अल्फाज हैं वो यूज करते रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ये अपने आप को इस वक्त नून लीग में आ गई हैं तो ये कोई पारसा बन गई हैं। ठीक। नून लीग अच्छा, में भी उज़मा बड़े कारदार ऐसे साहबा लोग का हैं जो इस वर्डिक्ट तो तरह ले से लें। करते हैं। मैडम आप सुनाए जा रही हैं, उज़मा कारदार साहबा का वर्डिक्ट तो ले लें। जी मैम, नाहिद बेग साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी, वो तो कह रही है कि आपको नाम तहरीक इंसाफ ने दिया, उसी कौमे यूथ ने दिया जिन पर आज आप इल्जाम तराशी कर रही हैं। लेकिन बात सारी ये है कि मैं इनकी बातें सुन रही हूँ कि इन्होंने अलिफ से लेके ये तक मेरे ज़ात पे हमले कर रही हैं। इनके पास इश्यूज तो मेरे ख्याल में कोई बचे हैं नहीं, तो इसलिए इन्होंने कहा चलो उज़मा कारदार की आप इज्जत उछालो, उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसको उसके ऊपर आप कमेंट करके ना तो बड़ी खुश हो रही हैं। नंबर वन तो इनको आप बता दें कि मैं जिस भी पार्टी में जाऊं, जानती जाऊं, जहां भी जाऊं, मेरी मर्जी है। ये इनका कोई अमल दखल नहीं है, ना इनको किसी ने ये हक दिया है कि इस तरह से ये बातें करें। ठीक है। नंबर दो बात ये है कि मैं 2 दफा काउंसलर रही हूँ, इनको इस चीज का भी इल्म नहीं। जरा जाके डिग आउट करके मेरी हिस्ट्री देखें। मैं पुरानी पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और अगर मैं पीटीआई में गई थी तो एक कॉज की वजह से गई थी और मैंने खून पसीना दिया था उस पार्टी को, लेकिन वहां पे किसी नजरियाती कारकुन की कोई कदर नहीं की गई, और उनको उठा के जब ये पीएम बने ऐसे फेंका गया बाहर जिस तरह एक मक्खी दूध से बाहर फेंकते हैं। इन्होंने अगर इज्जत की होती कारकुनों की तो वो उनके साथ खड़े रहते। इन्होंने हर एक को बेतकरीम किया, और सबसे बड़ा जो उसमें इनका जो है कि इन्होंने ये अपनी जो मुर्शिद साहब है जिसकी बड़ी तारीफें कर रही है, इन्होंने इतना जुल्म किया पार्टी वर्कर्स पे कि मैं आप जिसकी इम्तिहान इनको नहीं। और दूसरी ये जो इज्जत केस की जो इतनी ये कहानियां सुना रही हैं, मैं इनको बता दूं कि जब हम थे पीटीआई में भी थे तब भी हमें पता था कि 2 निकाह रेहाम के साथ पढ़ाए गए, 2 निकाह इसके साथ पढ़ाए गए। कौन सा इस्लाम है जो कहता है कि पहले आप एक झूठ बोल के निकाह पढ़ाएं फिर उसके बाद दूसरा निकाह पढ़ाएं? कौन सा इस्लाम है जिसमें ये इजाजत? आप बात रियासत मदीना की करते हैं और हरकतें आप देख लें किस तरह की हैं। वो तो अपने मुंह से कहते हैं कि मैं प्ले बॉय था। अगर आप खेत में रियासत मदीना की तो बात ना करें ना, आप मजहब को तो ना इस्तेमाल करें। ये इन्होंने जो करप्शन का गढ़ था पंजाब में, ये किसकी वजह से था? ये जो बुजदार था किसका कैंडिडेट था? ये इसका बुशरा मानेका का कैंडिडेट था, और इन्होंने अरबों रुपए करप्शन करके, मनी लॉन्डर करके, किधर है फराग होगी? आज पूछो जरा नाहिद साहिबा से, किधर है ये गुजर? कहाँ है वो शिराज अकबर? किधर है वो शहबाज गिल? किधर है ये जुल्फी बुखारी? सब ने खाया पिया और जनाब भाग गए सारे। और इनकी सरगना कौन थी? ये जो जिसकी ये बड़ी तारीफें कर रही हैं। और औरतों की कोई इज्जत नहीं बढ़ी इससे। इस्लाम में इज्जत में मना है शादी करनी। इन्होंने झूठ बोला पूरी कौम के साथ, धोखा दिया पूरी कौम को। हमें उस वक्त भी पता था, लेकिन हमने पर्दा डाला ये सोच के कि चलो हमारा लीडर है, कोई बात। अब उज़मा कारदार साहबा, अदालत सच बोल रही है या आप सच बोल रही हैं? मैं उस बात को छोड़ दें। आप ये बात देखें कि इन्होंने रेहाम से पहले मुहर्रम में शादी की, फिर लोगों से छुपाया, लोगों की आंखों में धूल झोंका। झूठ बोलने की क्या सजा होती है? अमेरिका में अगर कोई झूठ बोले तो आप देखें बिल क्लिंटन के साथ क्या हुआ था। यहाँ पे दूसरी दफा निकाह पढ़ाया, पहला निकाह को छुपाने के लिए। यहाँ पे भी ये हुआ कि पहले इद्दत में निकाह किया, फिर उसको छुपाने के लिए दूसरी दफा निकाह पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? क्यों आंखों में धूल झोंकी लोगों के? क्यों झूठ बोला पूरी दुनिया से? मुझे तो इस बात का जवाब चाहिए। ठीक है नाहिद बेग साहबा, आप पर्सनल, ठीक है उज़मा कारदार साहबा, आपका वर्डिक्ट आ गया। नहीं है ये
आपका तगड़ा वर्डिक्ट आ गया। अब नाहिद बेग साहबा को मेरी जात पे ना बात करें, ये अपने इशू पे बात करें। बिल्कुल तो ठीक है। मुझे दी है इज्जत, वो अल्लाह ताला ने दी है और मैंने इसके लिए खून पसीना भी किया हुआ है। ये कोई आराम से प्लेट पे रख के नहीं आ जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं नाहिद बेग साहबा। पर्सनल जिंदगी पे गुफ्तगू करने की बजाय इश्यूज पे हम गुफ्तगू करते हैं। नाहिद बेग साहबा, उनका जो स्टैंड है वो भी बड़ा मुनासिब है कि दूसरी दफा निकाह करने की जरूरत क्यों पड़ी, अगर वो सच्ची थी, अगर वाकई आप कहती हैं कि वो बहुत ज्यादा आपके मुताबिक के इज्जत का मसला था, तो फिर ये जरूरत क्यों पड़ी थी दूसरी दफा निकाह करने की। और उन्होंने तो एक स्टोरी और अनवील कर दी है कि रेहाम खान से भी दूसरी दफा निकाह पढ़ाया गया। ये अब उज़्मा साहिबा पूरी तरह बता सकती हैं कि ये दोनों चीजें क्योंकि इनके सामने हुई हैं, तो इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं ये पॉइंट उठाए। देखिए ना मैं वहाँ थी ना आप वहाँ पे थे, तो इस वक्त अगर इस निकाह के बारे में अगर कोई बात कर सकता है तो वो बुशरा खुद बात कर सकती है। इमरान खान की जो जौजा है वो खुद बता सकती हैं। इसमें मैं तो नहीं बता सकती कि उन्होंने दूसरे निकाह किए थे या तीसरा निकाह किया था या चौथा किया था। इस पर जो बात कर सकते हैं ना वो खुद कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि औरत आके जो स्टेटमेंट देती है उसको मनो अन सच्चा समझा जाएगा। दो निकाह पढ़ाए हैं, जरा ये पूछ के बताए। मैंने अगर शादी की है तो क्या मैंने अपने हस्बैंड से दो निकाह पढ़ाए हैं? इस्लाम में किधर लिखा हुआ है दो निकाह पढ़ाना एक ही हस्बैंड से? जी नाहिद साहबा। जी जी क्या बताइएगा। उस्मा क्या उस्मा कारदार साहबा कह रही हैं कि अगर मेरे हस्बैंड से मेरा निकाह है तो एक ही निकाह पढ़ा हुआ है ना, दूसरा निकाह क्यों पढ़ा जाएगा? इस्लाम में कहाँ लिखा है कि दो दफा निकाह पढ़ा जाए? तो ये उज़्मा साहिबा बता रही है ना कि उनके हस्बैंड के साथ क्या, तो इसी तरह बुशरा जो बताएगी वो सच माना जाएगा। आप जवाब दें, आप जवाब दें। मैं जवाब दे रही हूँ ना। उज़्मा सुनना, उज़्मा सुन ले ना। उज़्मा मेरी बात सुने, आप सुन ले। बिल्कुल आपकी बात मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। उज़्मा आप सुनने का हौसला रखा करें। आप जिस पार्टी में आई है वो सुनते ही नहीं है। इस्लाम क्या कहता है आपको कुछ पता नहीं कि ये मुफ्ती सईद जो है। जी मैं मानती हूँ मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन आपको तो पता है ना। मुझे कुछ नहीं मालूम तो आपको तो पता है ना। मैं तो कह रही हूँ आपको मेरी बात सुन ले। जिस तरह आप अपना बता रही है ना कि आपका एक निकाह हुआ था, इसी तरह कोई भी औरत है वो खुद बता सकती है कि उसका क्या निकाह हुआ था या नहीं हुआ था। उसमें आप बात सुनने का ना हौसला रखें। दो दफा निकाह क्यों पढ़ाया भाई? मुझे इसका तो अरे भाई वही बता रही हूँ मैं, वही उसी का जवाब आपको दे रही हूँ कि जिस तरह मैं जो अगर मैं जवाब उस तरह मैं इस बात पे बात ही नहीं करना चाहती क्योंकि आप सुनना ही नहीं चाहती हैं। चले मैडम नाहिद आप बात कीजिए ना प्लीज। आप गलत बयानी कर रही हैं। ओके, अगर मैं गलत बयानी कर रही हूँ तो आप उसको ठीक कर दीजिएगा क्योंकि आप तो बड़े सच्चे और मोमिन लोग हैं। आप ठीक कर दीजिएगा ना। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर उज़्मा मेरी बात सुन रहे। उज़्मा क्या हो गया आपको? आप एमपीए बन गई हैं, आप खामोश होकर आवाम की बात तो सुने, हमारी बात सुने ना। पाकिस्तान की और पहली दफा टीवी पे आई हैं आप, पहली दफा आई हैं किसी शो में। क्या आपको एटिकेट नहीं आ रहे हैं कि बता बात कर रहे हैं, आप खामोशी से बात सुने। आपकी बात में बोली हूँ, मैं आपकी बात में बोली हूँ, आप मेरी बात सुने। आपने एक क्वेश्चन राइज किया था, आप एंकर मुझे पूछ रहे हैं, आप मुझे जवाब तो देने दें। जी जी मैडम आप प्लीज जवाब दें। हाँ मैं कह रही हूँ कि जैसे ये उज़्मा ने कहा है कि भाई इनको इनके हस्बैंड के साथ जो शादी हुई है वो एक निकाह हुआ था। उज़्मा को पता है ना इस बात का। इसी तरह हर खातून को पता होता है कि उसकी शादी या उसका निकाह हुआ है तो वो जो स्टेटमेंट देती है उसको मनोअन सच्चा समझा जाता है। ये मैं उज़्मा को कह रही हूँ। ये जवाब दें, दूसरा निकाह क्यों पढ़ाने की जरूरत पेश आई? ये आप देखो मेरी बात सुने। अगर चौथा निकाह भी वो पढ़ाती है ना, चौथा निकाह भी वो अपना पढ़ाती है ना, कोई भी औरत, छोड़े इस बुशरा को, मैं कहती हूँ कोई भी औरत तो वो जब आके स्टेटमेंट देती है या अपना आके बयान देती है ना जो उसको सच माना जाएगा। देखें आप ये बता दें दो निकाह क्यों ऊपर चले एक ही बंदे से उन्होंने? अरे भाई उसी का जवाब दे रही हूँ उज़्मा। आप तहम्मुल से एक बात समझे। ये चुके एक जो है ना विज़डम की बात है, ये एक अक्ल और सहन की बात है जो आपको नहीं समझ आ रही है। मान ली हमने तारीफ,
दोबारा फिर क्यों निकाह पढ़ाया? हमने मान ली तारीख, कोई बात नहीं, हमने मान ली कि वो जो आप ऐसा करें ना, आप एमपीए बन गई हैं, आप एक ऐसी जमात में के साथ एमपीए बन गई हैं, तो हौसला तो रखें, हौसला रख के मेरा जवाब सुने। आप दूसरे निकाह के ऊपर ही बैठ गई हैं और फिर कह देती हैं कि जी इनको कहीं इश्यूज पर बात करें। बनाए, मुझे तो कोई इतराज नहीं है, आप मेरे से क्यों इतनी जेलस हो रही हैं ये बता दें। आपको क्यों इतनी आग लग रही है कि अगर मैं एमपीए बन गई हूँ? मैं तो नहीं, अल्लाह ताला आपको, मैं कहती हूँ अल्लाह आपको इससे भी ज्यादा रुतबे दे, मर्तबे दे, अल्लाह आपको बहुत ऊंचे मकाम दे। हमारा कोई कंपटीशन नहीं है आपसे, हमारा कोई कंपटीशन। चलिए लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। मैडम ये बताएं, छोड़िए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये एक जीत है, अदालत ने फैसला दे दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ये कहा करती थी अगर अदालतें फैसला दें तो हम उस पर कारबंद रहेंगे, हम मानेंगे फैसलों को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जजेस साहिबान है उन्होंने बता दिया कि जितना प्रेशराइज हमें किया जाएगा हम जो है वो अपने मुताबिक फैसले देंगे। अच्छा नाहिद बेग साहब, आप मखसूस नशिस्तों का फैसला भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ आया। मैं बता रहा था 3 रुख थे सिक्के के, या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलती, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती, या फिर जो है किसी को ना मिलती। लेकिन ये फैसला नून लीग के खिलाफ नहीं आया है, ये किसी पार्टी के खिलाफ नहीं आया है, ये हुकूमत के खिलाफ भी नहीं आया है, ये उन लोगों के हक में आया है जिनकी सीटें बनती थी। हाँ जाहिर है, अब देखें ना जो सीटों पर विराजमान है, जब उनकी सीटें जाएंगी तो उनके तो खिलाफ ही हुआ ना। अब देखें जो भी पार्टी या उसके नुमाइंदगान आ जाते हैं ना ऐवान में, तो ऐवान को आपने कंप्लीट करना होता है। अब एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कहा गया है कि कुछ रिजर्व सीटें हैं, उसमें खवातीन भी है, उसमें अक़लियती जो माइनॉरिटीज हैं वो भी हैं। उसके लिए जो है अब उस हाउस को फुल करना था तो उसका प्रोपोर्शन लेके आना था। अब उन लोगों को भी आप सीटें दे रहे हैं जिनकी सीटें नहीं बनती थी, तो फिर जो लोग जीत के आए हैं उनकी खवातीन कहाँ जाएंगी? देखें, तो उन खवातीन को उनका राइट देना, वो रिजर्व सीटें जो उन लोगों की बनती हैं जो लोग जीत के आए हैं, चाहे वो पार्टी हो या इन कोलैबोरेशन हो या उन लोगों का इत्तेहाद हो जाए किसी के साथ, तो उनकी जो उस स्ट्रेंथ की जो सीटें बनती हैं वो उनको मिलनी चाहिए। उसमें खवातीन ही हमारी हैं जिन्होंने आना होता है, और माइनॉरिटीज की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो लोग आते हैं। इसमें कोई ये नहीं कहा जा सकता कि नून लीग के खिलाफ आया है या किसी और पार्टी के खिलाफ आया है, लेकिन ये एक प्रोपोर्शनेट है क्योंकि हाउस को फुल करना है, और उस फुल करने के लिए ताकि पूरे हाउस की जो है रिप्रेजेंटेशन हो सके, तो उसके लिए ये सीटें इस वक्त जो नुमाइंदगी है उसकी तरीकेकार से उसको बांट दी गई है। मतलब उनको कहा है कि अपने फॉर्म रखें। अच्छा, लेकिन उज़मा कारदार साहबा तो कह रही हैं ये एक सियासी फैसला दिया गया, इसका आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। उज़मा कारदार साहबा, आप कैसे देखते हैं मखसूस नशिस्तों के फैसले को? देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ ये सियासी फैसला है, इसमें कोई आइन और कानून की पासदारी नहीं की गई है, अपने हदूद से बाहर निकल के ये फैसला किया गया है। अगर ये सुन्नी इत्तेहाद वाले लेके गए थे, ये वो पिटिशनर थे, वो फरीक थे, तो आपने उनको तो फारिग कर दिया, उनको तो नहीं दी ना सीटें, तो पीटीआई बीच में कहाँ से आ गई? क्योंकि पीटीआई तो उनकी अपनी एंटिटी तो थी नहीं, वो तो सुन्नी इत्तेहाद में मर्ज हो चुके थे। अगर आपने सुन्नी इत्तेहाद को नहीं दी सीटें तो फिर इनको कहाँ से दे दी आपने? इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ने शुरू में जब ये फैसला किया था कि इनको रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिलेंगी, तो वो इलेक्शन कमीशन का सही फैसला था। आपने वो भी बुलडोज कर दिया, फिर अपना भी उनको अपने फैसले में भी उनको कह दिया कि इनको नहीं मिल सकती हैं, तो फिर गलत क्या था उसमें? और पेशावर हाई कोर्ट का वो भी बुलडोज कर दिया। तो ये तो फैसला ना अवाम मानती है, ना अकल मानती है, ना कोई और मान सकता है। ठीक है, अब इस फैसले के खिलाफ मैम, इस फैसले के खिलाफ अब आपका लाहे अमल क्या है? ये इसके अब हुकूमत मशवरा करेंगे और रिव्यू में जाएंगे, जाहिर है, क्योंकि ये आइन और कानून के खिलाफ फैसला है। ठीक है, नाहिद बेग साहबा, आपकी क्या टेक है? वो तो कह रही हैं आइन और कानून के मुताबिक ये एक सियासी फैसला है, बस वो जो प्रेशराइज किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसके तनाजुर में जजेस डर गए, उन्हें अपनी इज्जत प्यारी थी और उन्होंने फैसला दे दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। नाहिद बेग साहबा,
जी, तो सुप्रीम कोर्ट में जो है सियासतदान बैठे हुए हैं, वो जजेस नहीं है। वो जजेस जो वहाँ बैठे हैं वो सारे वही हैं जो उस वक्त के नवाज शरीफ या PMLN के दौर के अपॉइंटेड है और वही प्रमोट होके ऊपर गए हैं। ठीक है, कोई जज ऐसा नहीं है कि जो इनके दौर में अपॉइंट हुआ हो और वहाँ गया हो। तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट को कह रही है सियासी फैसला है, तो वहाँ के सियासतदान बैठे हुए हैं। एक बात तो ये है। उस्मा कारदार साहब गौर से सुनते जाइएगा। जी, और दूसरी बात ये है कि जब फैसला आया है तो ये पूरे फैसले को पहले पढ़ लें। यही होता है इन लोगों में। इन्होंने पहले फैसला इंग्लिश में आया था तो इन्होंने कहा 2 ने हमें चोर कहा है, 2 ने चोर कहा है और 3 ने हमें डिस्क्वालीफाई किया। ये बगैर एक तो ये पढ़ते नहीं है, पढ़ना चाहते भी नहीं है, और इंग्लिश में फैसले हैं। अब मैं कहूंगी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दूंगी कि प्लीज इनके लिए जो है ना उर्दू में भी फैसले दे दिया करें। ये पढ़ लेती फैसले कि भाई जब पहला फैसला उन्होंने इलेक्शन कमीशन का कलअदम करार दे दिया, फिर पेशावर हाई कोर्ट का दे दिया, तो फिर पार्टी वहीं की वहीं स्टैंड करती है। आपको समझ आ रही है? फिर पार्टी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। अब ये कहते हैं उन्होंने ये रिलीज नहीं किया, ये उनको क्यों दिया, ये गलत फैसले हैं। भाई आप बैठ जाएं, आप अपनी काबीना के साथ बैठने, रिव्यू तैयार करें और आप इसमें एरर निकालें। आपके तो यहाँ पे जिन्होंने डिसेंटिंग नोट दिए हैं उनको अपने हाथ में लें और करें। इनके अपने लॉ मिनिस्टर ने इस वक्त ये जो कहा है कि उनको वो जो है इसमें रिव्यू में अभी नहीं जाएंगे जब तक काबीना नहीं, क्योंकि उनको इसमें कोई द फ्लोटिंग ऑफ दिस जजमेंट कोई एरर नजर नहीं आ रहा। और मुल्क की इकोनॉमी अभी अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वो दोबारा इलेक्शन कराए या असेंबली डिसॉल्व हो जाए। लेकिन इमरान खान तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाएं। नाहिद बेग साहब, हाँ जी 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 बिल्कुल वो मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त इकोनॉमी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है पर अमल दरामद करे, खवातीन को और जो रिजर्व सीटें माइनॉरिटीज की वो दे, हाउस बढ़े और ये असेंबली 5 साल पूरे करे। अवाम भी यही चाहती है कि कोई बीच में जो है मसाइल ना हो, सिर्फ उनके जो मसाइल इस वक्त बढ़ रहे हैं उसको कम किया जाए। जो महंगाई इस वक्त आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन की है नून लीग ने, उसको वापस लेके आए। पेट्रोल जो इन्होंने कहा था हम 150 से ऊपर नहीं लेके जाएंगे, वो वहां पे लेके आए। गंदम सस्ती करें, जो बिजली है उसको वापस लेके आए। ये जो अवामी इस वक्त मसाइल हैं गंदम के, आटे के, चावल के, चीनी के, इनको देखें। जो बेसिक है हमारे, जो स्कूल है, जो तालीम है, इन लोगों को देखें। ये नहीं है कि आप जो है बन ठन के बस टिकटॉक ही बनाएं। अच्छा। या फिर आप ये करें कि जी बस मैं ये कर दूंगा, मैं वो। नाहिद बेग साहब, आखिरी सवाल है आपसे, आखिरी सवाल है। आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था कि अखलाकियात नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। इन्होंने श्री मजारी को ट्रैक्टर ट्राली कह दिया था और पता नहीं किसको। नहीं अच्छा, नहीं आप इसको मिस इंटरप्रेट ना करें। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था कि हर पार्टी में इस किस्म के लोग मौजूद हैं, सिर्फ PTI में नहीं, जिनमें से मैंने मिसाल ये दी थी कि ख्वाजा आसिफ का ही याद कर लें। इसके अलावा आबिद शेर अली ने क्या कुछ नहीं कहा था। आप देखें कि मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो और ये मेरा सवाल तो ले लीजिए ना, शाहिद लतीफ ने भी बड़ा कुछ कहा था। इसलिए और अच्छा, ये जो इनकी चलिए ये बात तो समझ आती है, सुन लिया करें। अच्छा, ये बात तो नाहिद साहबा समझ आती है कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के किसी ओहदेदार पर कोई इस तरह की लफ्जी बुछाड़ कर दी, लेकिन अगर आपकी पार्टी का बंदा आपके ही पार्टी के बंदे को हाथी की तरह भागता हुआ सुनाए, मतलब शेर अफजल मरवत ने फवाद चौधरी को यह कहा कि वो पुलिस को देके हाथी की तरह भाग रहे थे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां स्टैंड करती है? वैसे मैंने नहीं ये सुना था, लेकिन कहा था तो मुझे भी कहा था, इसीलिए तो मैंने सवाल किया। मैंने तब से हाथी लिखा हुआ है, जब से आप ये बात कर रही थी तो मैंने कहा आपको जाने नहीं देना, सवाल करके छोड़ना है, क्योंकि आपने उस्मा कारदार साहिबा पे वो एलिगेशन लगा दिए जो बेचारी वो मतलब उन्हें सुनने नहीं चाहिए थे, लेकिन उन्होंने शराफत का मुजाहरा किया। नहीं, उस्मा बहुत मंजी हुई सियासतदान है, PTI की बड़ी पुरानी कारकुन रही है, वो इसको ज्यादा अच्छा समझती है। अच्छा जी, शेर अफजल मरवत साहब ने अगर उन्हें ऐसे कहा है तो मैं भी विजुलाइज कर रही हूँ कि एक हाथी भागता जा रहा है, मैं खुद भी ये विजुलाइज कर, लेकिन किसी को किसी भी इंसान से, जानवर से इससे तशबीह नहीं देनी चाहिए। पॉलिटिकल जो आपकी होती है कंपटीशंस और आपके जो हरीफ होते हैं या हलीफ होते हैं, उनके लिए यही बात होती है कि यही टिकट डाउन होती है अवाम में। बेहतर होता है कि जब ये एक रुतबे पे और उस पर पहुंचते हैं
तो अपनी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो है ना उसको इम्प्रूव करें। अगर उन्होंने बहुत बहुत कहा है शुक्रिया। कि नाहिद बेग मरवत साहब में हमारे तो साथ गलत था। मौजूद थी। उज़मा कारदार साहब, आपकी जानिब आऊंगा। उज़मा कारदार साहब, एक बड़ा अहम पॉइंट है कि बिजली बहुत महंगी कर दी गई है। इसी सवाल का जवाब लेंगे उज़मा कारदार साहबा से, लेकिन एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमारे पैनलिस्ट में मौजूद हैं उज़मा कारदार साहिबा, नाहिद बेग साहिबा, और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है आगा बाकर साहब ने, जो सीनियर माहिर कानून हैं और कड़ी नजर रखते हैं हालात हाजरा पर। आगा बाकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये फरमाइएगा कि वो हो गया जिसके एक्सपेक्टेशंस नहीं की जा रही थी। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मातम गुनाह है कि पहले मखसूस नशिस्तें दे दी गई जिन्होंने मांगी नहीं थी उनको, और दूसरी जानिब इद्दत में निकाह केस के में बरी कर दिया गया इमरान खान और बुशरा बीबी को। अगले 15 दिनों में क्या सिचुएशन बनती नजर आ रही है सर आपको? तो हम बाहर उस तरह से नहीं कर सकते, वो कुछ बात कबल अज वक्त होगी, आज की हम बात कर सकते हैं। प्लीज। आप अगर अजाया दें तो आप देखें कि 39 जो सीट्स हैं या 39 जो मेंबर्स जी। हैं, उनको बेसिकली ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई जो है उनको डिक्लेयर किया गया कि वो दे आर एक्चुअली मेंबर्स ऑफ द पीटीआई, और उन्हें ये तस्वर किया जाएगा कि उन्होंने पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में वो कंटेस्ट किया और विन ओवर किया। अब दूसरी तरफ ये देखें कि कुछ सीटें जो है वो किसी और सीआईसी जो है उसको ग्रांट कर दी गई, ठीक। और नून लीग के लिए जो सबसे बड़ा जो एप्रीहेंशन या जो सबसे बड़ी खुशी की बात हो सकती थी वो 2/3 मेजोरिटी थी कि अगर डिसप्रोपोर्शनेट सीटें जो हैं, मैं चूंकि उस दिन जो है जब ये फुल बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसने जब इस केस की हियरिंग हुई तो सम हो आई वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द प्रोसीडिंग्स। तो लेकिन अब चूंकि फैसला आ चुका है तो अब उसके ऊपर उस अंदाज से बात हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको कि एक बड़ी सारी चीज जो नजर आती है कि जो फैसला किया गया कोर्ट की तरफ से कि वो लोग जो हैं जिन्होंने अपने आप को शो किया था एज पीटीआई कैंडिडेट, उनको पीटीआई का कैंडिडेट डिक्लेयर करके वो सीटें उनको पीटीआई के अकाउंट्स में वो डिक्लेयर कर दी गई। राइट। और दूसरी तरफ जो है वो लोग जिन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया था कॉलम, या उन्होंने अपनी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज नहीं की किसी भी वजह से, चाहे किसी डर की वजह से, किसी खौफ की वजह से, उनको बेसिकली सीआईसी जो है उसके कर दिया था। तो बज़ाहिर आप एक चीज देखें कि जो बात रखने की कोशिश की गई है कि दोनों पार्टीज जो हैं, खासतौर पर पीटीआई जो है वो भी खुश हो गई, और पीटीआई के पास जो जितनी ज्यादा सीटें हो सकती थी वो भी उनको नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट में किसी के पास भी 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी। राइट जी। नून लीग जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगर ये सीटें जो हैं वो किसी पार्टी को नहीं जाती है, ना एसआईसी को जाती है, ना ये पीटीआई को जाती है, तो उसकी एंटाइटल जो है वो नून लीग हो सकती है, क्योंकि मेजोरिटी पार्टी को ठीक जितनी भी सीट्स हैं उसके ऊपर सामने आई है। बेहतर। और अगर डिसप्रपोर्शनेट होती तो फिर नून लीग जब वो एक्सपेक्ट करती थी कि अगर उसके पास 2/3 मेजोरिटी आ गई तो अपनी मनपसंद जो है या जो 2/3 मेजोरिटी के हवाले से अपने फैसले जो है वो कानून जो है कवानीन पास हो सकेंगे। और जो शायद जो है वो किसी को भी 2/3 मेजोरिटी जो है किसी पार्टी के लिए भी, सब पार्टियों के लिए ये एक चैलेंज होता है कि किसी तरह से उनको 2/3 मेजोरिटी पर, ताकि वो इंडिपेंडेंट जो है वो लेजिस्लेशन या फैसले जो है वो कर सके। ये पाकिस्तान का एक अलमिया है, और ये कुछ क्वेश्चनेबल मार्क्स हैं जिसके ऊपर हम ये बात कर सकते हैं। आई एग्जैक्टली डोंट नो के आप उसको अच्छा कोई आगा बाकर साहब ऐसी सिचुएशन बनती नजर आ रही है जिस तरह सदर आसफ अली जरदारी ने ये शिकवा किया कि अगर हम हुकूमत बनाना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं। 68 मेंबर्स हैं, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है इस वक्त। तो आप क्या समझते हैं, कोई ऐसी भी सूरत हाल हो सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल नाराज हो जाए और मामला दिगरगू हो जाए? देखें, ये जो फैसला है एक लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये एक तारीखी फैसला तो है, और उस पे बहुत सारे जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, जो 15 दिन की बात आप कर रहे हैं कि शायद वहां से कोई एक टर्निंग पॉइंट जो है वो हो सकता है, लेकिन जो जरदारी साहब की जो पॉलिटिक्स है
अब उन्होंने अगर ये उनकी स्टेटमेंट आई है तो वो किसी डिफेंस में ये बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, शेक्सपियर ने ये कहा था कि रियल डिफेंस लाइज इन ऑफेंस। तो बेसिकली उनकी ये जो एक स्टेटमेंट आई है, अब इसका जो अगला सवाल ये हो सकता है कि ये जो जजमेंट आई है और जो सीट्स जो हैं वो एलोकेट होगी अब उसको पीटीआई को और एसआईसी को, तो पार्लियामेंट जो है उसके अंदर मेंबरशिप जो है उसका स्टेटस जो है वो तब्दील हो जाएगा। ना सिर्फ वहां पे तब्दील हो जाएगा बल्कि वो सेनेट में भी तब्दील हो जाएगा। और जब सारी चीजें जो तब्दील हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंसी जो है वो भी चैलेंज हो सकती है जी। और इसी तरह से सेनेट जो है उसके अंदर सेनेट के चेयरमैन जो है वो भी चैलेंज हो सकते हैं। अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें जो रिवाइज होगी, अब जो सीटें आएगी, इन्होंने तो वोट कास्ट ही नहीं किया, तो दैट्स एन अदर इशू जो अगली जो। अच्छा सर, ये फरमा दीजिए, वर्डिक्ट दे दीजिए कि सदर आसिफ अली जरदारी जब लाहौर आए तो मरियम नवाज साहिबा जो कि वजीर आला पंजाब है उनको वेलकम करने जाना चाहिए था या नहीं? देखें, जो प्रोटोकॉल है, चूंकि प्रेसिडेंट जो है अपार्ट फ्रॉम द पर्सनैलिटी, जो स्टेट हेड हैं वो तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होते हैं। वो तो एक जाहिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और हेड ऑफ द स्टेट है। तो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इंटाइटल तो है कि वो उनको वो जो प्रोटोकॉल है वो दिया जाए। लेकिन जब वो आए थे तो इसका मतलब उससे पहले बहुत सारी ऐसी चीजें जो है दीज वर इन द कुकिंग, और बहुत सारी ऐसी डिफरेंसेस जो है वो आ रहे थे। और पीपल्स पार्टी जो है हमेशा से पहले भी उसका जो है वो एक मौकफ रहा है कि जब क्रेडिट्स की बात होती है तो पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल फोर फ्रंट पे होती है। तो जब डिसक्रेडिट्स होते हैं तो, और मेरा ख्याल है किसी पार्टी के साथ भी ऐसा ही होगा कि वो क्रेडिट्स जो है वो अपने अकाउंट में लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो डिसक्रेडिट्स हैं वो अल्टीमेटली किसी को शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बाकर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उजमा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और नाहिद बेग साहबा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान को इखलाकी तौर पे बड़ा मजबूत होना है, मुआशी तौर पे बहुत मजबूत होना है, दाखिली तौर पे बहुत मजबूत होना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि खारजी तौर पे मोर देन स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। अगर हम तमाम एरियाज में काम नहीं करेंगे तो हम इसी तरह रिंग के चलते रहेंगे। वो जो एक स्प्रिंटर लगाने की कोशिश की जा रही है, वो जो पाकिस्तान की स्टेट को समझा जा रहा है कि सारी दुनिया की वो तमाम स्टेट्स जिन्होंने पाकिस्तान के साथ शुरू किया था वो कहीं आगे निकल चुकी हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं और रिंग के चल रहे हैं। इसके लिए अज़हद जरूरी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस पोलराइजेशन को खत्म करने में अपना किरदार अदा करें और इखलाकी, सियासी, मुआशी, दाखिली और खारजी सतह पर अपना अपना किरदार अदा करें। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों को खैर करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।